अस्सलामुअलैकुम। आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट भी है और ख़ासा मुश्किल है। एज़ हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिस्कस किया था और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आप जैसे देखें ना उसमें केमिस्ट्री कितना ज़्यादा इन्वॉल्व था। और मतलब अगर आप अच्छे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो तो चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा और आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ भी आया होगा। अब जो बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है वो भी आपके पास इन सेंस बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? मतलब कि ये भी हमारे पास अगर कह सकते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स क्या है? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड द यूजेस ऑफ इट। मतलब हम जो है बायोएनर्जेटिक्स में एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं कि आइदर जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को कैसे मिलती है एंड किस फॉर्म में मिलती है और कहाँ कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं जो हमारे पास एंड में एनर्जी मिलती है। क्योंकि अक्सर आपके दिमाग में सवाल आता है कि हम लोग खाना तो खा लेते हैं बट और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं और वाटर भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर इससे वो किस तरह जो है सक्रोज वगैरह बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और इसी तरह हम लोग किस तरह उस एनर्जी को जो फूड हम लेते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। तो बायोएनर्जेटिक चैप्टर बेसिकली आपको एनर्जी और के बारे में बताता है कि किस तरह वो एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है और जो है वो किस तरह बनती है आपके पास बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स में। सिंस ये एनर्जी की फॉर्मेशन आपके पास विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रही है तो इसको बायोएनर्जेटिक्स का नाम दे दिया। और एक और बात कि ये हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है बिटवीन द बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। और फिर आपको पता चलेगा कि बायो एनर्जेटिक जैसे हम चैप्टर डिस्कस करते रहेंगे बायोएनर्जेटिक्स तो आपको पता चलेगा किस फॉर्म में एनर्जी हमारे पास होती है और किस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। यूजुअली आपने अगर 9th क्लास सही तरह पढ़ी हुई है तो उसमें ये टॉपिक बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक या पूरा चैप्टर है बाकायदा जो आपके पास एफएससी में या फर्स्ट ईयर में पूरी एक्सटेंशन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। तो आज जो है लेक्चर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास बेसिकली है बायो एनर्जेटिक्स के रिलेटेड। और इसका लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी या आप मेरा लेक्चर लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा या क्या आपके पास लर्निंग आउटकम्स होंगे आफ्टर आप मेरा लेक्चर ले लेंगे। फिर सबसे पहले आपको पता चलेगा कि फोटोसाइंथेसिस क्या होती है। आपको फोटोसाइंथेसिस क्या होती है सबसे पहले आपको ये पता चलेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि रोल ऑफ लाइट इन फोटोसाइंथेसिस के जो लाइट का क्या काम है इन फोटोसाइंथेसिस की। जो हम कहते हैं कि फोटोसाइंथेसिस हमारे पास कैसे होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, तब आपको जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया जाता है। और इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं फोटोसाइंथेसिस या वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस में लाइट का क्या काम है जो हम सनलाइट को बार बार स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें स्पेसिफिकली हम विजिबल लाइट को स्टडी करेंगे कि विजिबल लाइट का क्या रोल है। उसके बाद हम फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है वो किस लिए यूज़ होता है और अगर क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट है तो वो किस काम के आते हैं, यानी फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट्स को स्टडी करेंगे। और फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में हम साथ साथ स्टडी करेंगे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। फिर हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल स्टडी करेंगे, आइदर कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है क्लोरोफिल का
और डिफर करेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए का और बी में क्या फ़र्क है, और एंड में मैं आपको वापस बताऊंगी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का हमारे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या काम है। अगेन मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि हम लोग आज क्या स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस और स्टडी करेंगे रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। स्पेसिफिकली हम लोग विजिबल लाइट जो आप अपनी आंखों से देखते हैं उस लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, उसका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि हमारे पास क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स है उनका क्या काम है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और एंड में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के बारे में बताऊंगी कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या क्लोरोफिल इतना ही ज़्यादा सिंपल मॉलिक्यूल है जितना हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं? नहीं, और हम जो है उसके स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करेंगे। है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस के अंदर रिएक्ट करते हैं विद इन द प्लांट बॉडी, या हम कहते हैं एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर, और हमारे पास जो है मेजर मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और वो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी आप जानते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हम बेसिकली एनर्जी ड्राइव करते हैं। खैर, जो आपके पास जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये क्या है आपके पास है, ये द प्रोसेस आपके पास क्या है, आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स, आपके पास एल्गी, आपके पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया फूड को अपने सिंथेसाइज करते हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं, आपके पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद, क्या हमारे पास रिएक्ट विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर and result in the formation of C6H12O6 which is a glucose molecule। उसके साथ हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आपके पास ऑक्सीजन को रिलेट करते हैं। यूजुअली जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, जो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, ये आपके पास जो है ग्लूकोज जो है, इससे बेसिकली जो एनर्जी ड्राइव होती है वो आपके जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ब्रेक होता है, फिर हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट्स को भी एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी जो है कैसे होती है, वो आपके पास स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, या आपको पहले भी मैंने आपको डिस्कस कराया था स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, जो कि हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो कैसे बनता था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की रिएक्शंस के बाद हमारे पास ये बेसिकली बढ़ता था। खैर, ये आपके पास आ गया फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए जो है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन भी रिप्लेट करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। खैर, इसमें जो है ये आपके पास इतना इजी रिएक्शन नहीं है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्टेप है, और इसकी सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद आपके पास ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो फॉर्म होता है। और खैर, इस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए आपके पास जाहिर सी बात है एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है उसकी बात करते हैं कि ये एनर्जी बेसिकली आती कहाँ से। अगर मैं आपको बात बताऊं कि हम लोग जब बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके पास जो है वही थर्मोडायनेमिक्स का लॉ आता है कि जिसमें कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होती और ना ही वो कभी पैदा होती है, ठीक है, वो खुद ब खुद नहीं पैदा हो जाएगी और खुद ब खुद नहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो रादर क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जैसे कि हमारे पास जो सनलाइट, जो सोलर एनर्जी आती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं और केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं बाय द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज से। ये आपके पास आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं, ये आपके पास बेसिकली प्रोसेस है। अगर इसमें बात करेंगे जो होता है यूजुअली रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन की अगर बात की जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एक मॉलिक्यूल की होती है और रिडक्शन एक मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन मैं आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में बता चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों आपके पास है तो आप ऑक्सीडेंट। और फिर हमारे पास इसके रिवर्स में रिडक्शन आ जाती है जो हमारे पास बोलती है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड
लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप खुद देखें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कार्बन आपको यहाँ नजर आ रहा है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में देखें आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो मतलब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई है। और वाटर मॉलिक्यूल देखें, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखें, ठीक है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में देखें, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, जिसका मतलब हमारे पास कौन सा रिएक्शन हुआ, हमारे पास हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। खैर आगे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रोल ऑफ लाइट इन फोटोसाइंथेसिस। अगर मैं आपको लाइट का रोल बताती हूँ कि हमारे पास फोटोसाइंथेसिस में लाइट का रोल क्या है, अगर हम अपनी आंखों की बात करें, अगर हम देखें आसपास, तो हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते विदाउट लाइट, ठीक है। हमारे जो नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव इस दुनिया में नहीं कर सकता विदाउट लाइट, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट्स को फोटोसाइंथेसिस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। और अगर सनलाइट जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जो कि हमारे पास आती है, किधर से आती है, फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज, स्पेसिफिकली जब हमारे पास सन से सनलाइट आती है, वो हमारे पास किस लिए यूज़ होती है, वो यूजुअली आपके पास फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस में यूज़ होती है। अब आपके पास बड़ा सवाल ये है कि जो है क्या इसका रोल है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लाइट जो होती है उसमें पैकेट होते हैं, पैकेट्स होते हैं। और कौन से पैकेट्स होते हैं, हमारे पास एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। उन एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये जो है पैकेट्स आपके पास किस फॉर्म में आते हैं, आप जो अगर फिजिक्स से एक तरह पढ़ी होगी तो ये आपको ज़रूर पता होगा कि हमारे पास जो लाइट है वो इन फॉर्म ऑफ वेव्स भी ट्रेवल करती है और इन फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं पार्टिकल भी मूव करती है। खैर अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो जो एनर्जी पैकेट्स हैं जिनको हम फोटोन का नाम दे रहे हैं, वो हमारे पास एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और अगर मैं आपको वेव्स का रिलेशन बताऊं हमारे पास एनर्जी के साथ, तो जितनी आपके पास शॉर्ट वेव लेंथ होगी, जितनी आपके पास जो वेव लेंथ है शॉर्ट होगी, या जितनी आपके पास वेव्स शॉर्ट होगी उतनी ज़्यादा वो एनर्जी रखेगा। और अगर जितने आपके पास ज़्यादा वेवलेंथ है किसी की, तो वो मतलब उतनी कम एनर्जी रखेगा। मतलब एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। खैर हमारे पास जो है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है, ये जो एनर्जी ये ट्रांसफ़र होती है किस पे, आपके जब प्लांट के सरफेस पे पड़ती है तो वो क्या करती है, एक्साइटेशन कॉज करती है। क्या करती है, एक्साइटेशन कॉज करती है। अब एक्साइटेशन क्या चीज़ होती है, अब जैसे देखिए ये लाइट है, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, ठीक है। इसके आसपास जो है ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये आप बात जानते हैं, ठीक है। जैसे ही लाइट पड़ती है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और आपको पता है ये केमिस्ट्री में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो नहीं है, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जो उसकी एनर्जी के साथ हमारे पास रिलेट करती है। अगर इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है ये इस ऑर्बिट से एक्साइट होके दूसरे ऑर्बिट पे जाएगा। ये जब इस ऑर्बिट में जाएगा, उसकी जब एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी जो आपने उसको प्रोवाइड की भी होगी, तो वो अनस्टेबल होगा और वापस जो है अपने ऑर्बिट में आएगा। जब वो अपने वापस ऑर्बिट में आएगा तो वो आपके पास एक एनर्जी देगा, और वो एनर्जी आपके पास यूजुअली किस लिए यूटिलाइज होती है, आपके पास यूटिलाइज होती है फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में। अब फॉस्फोराइलेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फॉस्फोराइलेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग जो है ऑर्गेनिक फॉस्फेट और कंपाउंड, ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिएक्ट करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। वो मैं आपको आगे और डिटेल के साथ बाकायदा रिएक्शन के साथ समझाऊँ। यहाँ तक बात समझने की जरूरत है कि एनर्जी कहाँ से हमारे पास मिलती है और किस तरह जो फोटोन की एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है हमारे पास इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर बात की जाए तो हमारे पास जो विजिबल लाइट है वो एक बहुत ही छोटा रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास एक कंप्लीट रेंज है जिसमें हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्लासिफाई किया।
मतलब कि हमारे पास जो है कुछ इनविजिबल भी होती है और विजिबल भी होती है, और जो विजिबल होती है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और यूजुअली वो वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर हम उसकी बात करें वेवलेंथ की, तो वो कौन से कितनी वेवलेंथ के बीच में एग्जिस्ट करते हैं? वो एग्जिस्ट करते हैं 380 टू 750 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपके पास यूजुअली विजिबल लाइट की वेवलेंथ है। इसके दरमियान आपकी विजिबल लाइट एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो विजिबल लाइट को डिस्कस करना है कि विजिबल लाइट हमारे पास क्या करती है। जो विजिबल लाइट जैसे ही आप जो देखते हैं वो आपके पास किस पे गिरती है? पहले पत्तों पे गिरती है। हम फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस कर रहे हैं तो पहले हम पत्तों का डिस्कस करते हैं कि जैसे पत्तों पे गिरती है, और जो नहीं है उसमें जो है 1% जो है वो जो है एब्जॉर्ब हो जाती है सनलाइट, और बाकी जो 99% होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। जो 1% वो लाइट होती है वो ही आपके पास क्या इतनी इनफ होती है कि वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज करे, और हमारे पास जो कह सकते हैं हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उनकी एक्साइटेशन में काम आती है। खैर, जब वो एक्साइटेशन में काम आती है और हमें एक एंड्रोजेनिक प्रोसेस एग्जिस्ट होता है जिसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैंने बताया कि फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक जो है इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो रिएक्ट करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड, और हमारे पास क्या रिजल्ट करती है? हमारे पास एक कंप्लीट एटीपी फॉर्म करती है। अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के दूं, ये एडीपी आपके पास आ गई, ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आई वो हमारे पास एनर्जी आई, जो कि आपके पास कहाँ से आई? यूजुअली सनलाइट से आई, और इस सनलाइट की एनर्जी ने आपको एटीपी रिजल्ट कर दिया। सही है, एटीपी हमारे पास क्या है? एंड करेंसी ऑफ अ सेल, और जो ज़्यादातर रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर ये एनर्जी आपको एटीपी ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स है बीच में, जो आपके पास 3 फॉस्फेट के बॉन्ड अटैच है, जैसे ही ये ब्रेक होते हैं ये आपके पास क्या देते हैं? ये आपके पास एनर्जी देते हैं और वो आपके लिए यूटिलाइज होती है। खैर, ये जो है आपके पास किस में होता है? फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें जो है आपके पास क्या इन्वॉल्व है? फोटोन इन्वॉल्व है या हमारे पास लाइट इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट चीज जो है, ये लाइट करती क्या है? लाइट सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है, और वो हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? फोटो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। आगे मैं फोटो सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगी कि फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्साइट करती है या फिर उनको ब्रेक करती है, उनकी फोटोलाइसिस कहती है। स्पेसिफिक वर्ड अगर मैं बोलूँ, फोटोलाइसिस करती है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है इनटू इट्स हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिलाइन। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्सिलाइन है वो जो है हमारे पास दोबारा रिएक्ट करते हैं, वाटर देते हैं और आपके पास ऑक्सीजन दे देते हैं, और वो आपके पास लिबरेट होती है। जबकि ये हाइड्रोजन आयन ये आपके पास जो है डिफरेंट थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में चले जाते हैं, और वहाँ पे आपके पास NADP को आपके पास किस में कन्वर्ट कर देते हैं? NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आपको लाइट का पता चल गया कि लाइट हमारे लिए किस लिए यूज़ होती है और हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती है। विजिबल लाइट के बारे में स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें कि रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे पास क्या है। हमारे पास देखिए जो स्लाइड पे है वो आपको 4 नाम नज़र आ रहे हैं, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो ये ऐसे कलर कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं या फिर ऐसे से जो कलरफुल सब्सटेंसेस है जो आपके पास किस लिए काम आते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आते हैं। अब किस तरह काम आते हैं हम ये देखते हैं कि हमारे पास किस तरह काम करते हैं। ये यूजुअली एब्जॉर्ब करते हैं आपके पास विजिबल लाइट को, और विजिबल लाइट से आपके पास क्या देते हैं? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ।
कि हमारे पास एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास डिफरेंट कैरियर्स के साथ अटैच होते हैं और फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करके इस प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। यूजुअली ये आपके पास नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात मैं कर रही हूँ। खैर, ये आपके पास अब रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं। हमारे पास येलो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पास रेड, ऑरेंज, ब्राउन पिगमेंट होते हैं और जो कौन से कलर ऑब्जॉर्व करते हैं वो ब्लू, वॉयलेट और ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये आपके पास यूजुअली क्लोरोप्लास्ट में ही एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि एक ऑर्गेनेली है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में पता है क्या काम करते हैं, ये एज आपके पास जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स काम करते हैं। कैसे एक्सेसरी पिगमेंट्स? ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं इन स्पेक्ट्रम की लाइट को और फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कैरोटीनॉइड्स जैसे नाइट्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसकी जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए बी को, और क्लोरोफिल बी इसको इन टर्न ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, जो कि हमारे पास मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो क्या करता है ये, आपके पास जो है एनर्जी को ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ, आपके पास क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से हम कह सकते हैं फोटॉन्स। आपके पास एनर्जी ट्रांसफर कर देता है क्लोरोफिल बी को और क्लोरोफिल बी इन टर्न ट्रांसफर कर देती है क्लोरोफिल ए को। इस वजह से इन दोनों का जो नाम है, इस बेसिस पे हमारे पास क्या रखा गया, इस बेसिस पे हमारे इन दोनों का नाम रखा गया एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट्स इनका नाम रखा गया। इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ गई वो हमारे पास आ गई क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ए और बी स्पेसिफिकली। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल आपके पास मेन फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट है। ये बेसिकली प्रोसेस करता है फोटोसाइंथेसिस का, और इसको जो है हमने फर्दर क्लासीफाई किया है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। और भी आपके पास क्लोरोफिल डिस्क्राइब हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल ए के बाद क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी एंड यहाँ पे क्लोरोफिल ई एंड एफ। जो आपके पास ए और बी है वो मेजर प्लांट्स में होते हैं, और जबकि आपके पास सी एंड डी होता है, जो सी एंड डी आपके पास क्लोरोफिल होता है वो यूजुअली आपके पास एल्गी में एग्जिस्ट करता है, और ई और एफ जो है वो आपके पास यूजुअली एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया में फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खैर, ये आपके पास आगे क्लोरोफिल। अब हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल ए हमारे पास क्या है और क्लोरोफिल बी हमारे पास किस काम के लिए है। अच्छा, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल ए और हमारे पास क्लोरोफिल बी क्या होता है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले अगर क्लोरोफिल ए की बात की जाए तो ये हमारे पास बेसिकली मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और जो है किस लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आता है। अगर इसको हम बात करें, जो है प्राइमरी रिएक्शन आपके पास जो फोटोसिंथेसिस का होता है वो आपके पास क्लोरोफिल ए में ही होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी हमारे पास फॉर्मूला है C55H72O5N4NMG, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला आ गया क्लोरोफिल ए का। और अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें, ये हमारे पास जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स के तौर पे काम करता है, और जो है आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यह इसका जो है हमारे पास किसके साथ काम करता है। फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड से जो है एनर्जी लेता है, उसको ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल ए की तरफ। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो C5H70O6N4 और Mg, ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला आ गया। आप इन दोनों के फॉर्मूले याद रखिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सेंस इफ द पेपर आप जब अटेंड करते। और अगर इसके कलर वगैरह की बात की जाए तो ये रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के होते हैं, और रेड, ब्लू, ग्रीन एनर्जी के अंदर नहीं होते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और क्लोरोफिल ए आपके पास ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे पास जो है किसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, पिगमेंटेड बैक्टीरियाज के अंदर यूजुअली ये एग्जिस्ट नहीं करते क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल बी आपके पास कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास सारे ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन रेड, ब्लू, ग्रीन अल्गी में ये एग्जिस्ट नहीं करते। खैर, अब चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल हमारे पास क्या है। अगर
क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो मैं आपको अगेन जो है, जिस तरह हम लोगों ने किसका फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने बोला था जो हमारे पास हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। इसी तरह जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह है, ठीक है। पहले जो आपके पास हेड होता है वो आपके पास बेसिकली होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक, और आपके पास जो टेल होती है वो आपके पास होती है हाइड्रोफोबिक। अगर बात की जाए क्लोरोफिल होता कहाँ है, ये आपके पास यूजुअली ग्रेना ऑफ द प्लांट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये आपके पास ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में एग्जिस्ट करता है। और अगर बात की जाए इनके स्ट्रक्चर की, यानी हेड की, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेती हूँ। हेड हमारे पास, इसमें हमारे पास यूजुअली 4 पायरोल रिंग होते हैं, ठीक है। पायरोल रिंग मतलब इनमें जो है हमारे पास क्या होते हैं, 5 कार्बन रिंग होते हैं और वो भी अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड होता है इनमें। और इस मतलब जो इनके अलावा इनके में नाइट्रोजन भी होता है इन रिंग्स के अंदर। आप जैसे देखें यहाँ पे नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है, यहाँ मतलब अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 4 पायरोल रिंग है और ये 5 कार्बन बेसिकली कंपाउंड होते हैं और हमारे पास क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। और इसके अलावा इनके दरमियान एक मैग्नीशियम भी एग्जिस्ट करता है। इस वजह से जो है इनका नाम क्या रखा गया, इनका नाम रखा मैग्नीशियम के जो आयंस है या Mg+2 पोरफोरिन रिंग, ठीक है। ये आपके पास Mg पोरफोरिन रिंग आ गई, ये आपके पास रीजन Mg पोरफोरिन रिंग आ गई। अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज आपके पास आ गई वो टेल आ गई। टेल हमारे पास, टेल में हमारे पास 2 किस्म की चेन है, एसिडिक चेन और हाइड्रोकार्बन चेन। ये जो आपके पास चेन नजर आ रही है ये आपके पास एसिडिक चेन है। एसिडिक चेन में ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारे पास यूजुअली मिथाइल यानी CH3 एस्टर्स होते हैं, मिथाइल एस्टर होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है यूजुअली एस्टर का, ठीक है। ये हमारे पास मिथाइल एस्टर्स होता है। और जो दूसरी चेन जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन, जो टेल का दूसरे पार्ट है उसको हम हाइड्रोकार्बन चेंज करते हैं। और इसको अगर मैं लिखूं तो हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला आ गया कि हमारे पास इसको कहते हैं अल्कोहल फिटोल, और अल्कोहल फिटोल इसे कहते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखे जाए तो C20H39 आपके पास फॉर्मूला आ गया है। और ये जो है किस तरह लिंकेज है, ये आपके पास इनकी लिंकेज है क्या कहते हैं आपके पास लिंकेज, इसकी एस्टर लिंकेज है विद प्रोपियोनिक एसिड। यहाँ पे आपके पास देखिए प्रोपियोनिक एसिड भी देख दिया हुआ है और आपके पास यहाँ पे जो है एस्टर लिंकेज भी नजर आ रही है। खैर ये आपके पास आ गया। अगर हम बात करें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, ये जो है हमारे पास जैसे मैंने बोला हाइड्रोफिलिक है, ये हमारे पास जो है एक्सपोज होते हैं सरफेस, और ये वाले जो पार्ट होते हैं ये हमारे पास जो टेल का पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और आपको क्या करता है, एंकर करता है क्लोरोफिल को ऑन द सरफेस ऑफ ग्रेना। सही, आपको समझ आ गई ये बात आपको कि मैंने आपको बाकायदा स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब जो है डिफरेंस लाई करने की क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है। सही, अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंस क्या है क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल ए में जो है हमारे पास डिफरेंस क्या है, क्लोरोफिल ए में हमारे पास जो है पोरफिरिन रिंग के साथ आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी CH3 ग्रुप अटैच है। वही केमिस्ट्री की बार बार टर्म्स आ रही है। अगर आपने केमिस्ट्री सही नहीं पढ़ी हुई है ना तो आपको इस चैप्टर में 100% बोल रही हूँ कि समझ नहीं आएगा। लेकिन आप अगर केमिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ इस चैप्टर को भी जब आप शुरू करें ना, पहले आप जो है 10th में बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर भी पढ़ लें और बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर के बाद आप वो वाला चैप्टर पढ़ें जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह हैं आप उनको गो थ्रू करें, फिर आप ये जो लेक्चर अटेंड करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा। सही है। पोरफिरिन रिंग में जो है क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप अटैच होता है और क्लोरोफिल बी में हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होता है। और एल्डिहाइडिक ग्रुप तो आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप अटैच विद हाइड्रोजन ऑन वन साइड, आपके पास ये आ गया हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप।
खैर, अब हमने क्या करना है, रोल ऑफ पिगमेंट्स इन फोटोसाइंसिस के हमारे पास आइदन इनका क्या रोल है। ये जो पिगमेंट्स है ये क्लस्टर्स बनाते हैं, और क्लस्टर्स को हम क्या कहते हैं, हम फोटो सिस्टम मतलब। और फोटो सिस्टम की बात की जाए तो बेसिक जो आपके पास प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथिसिस होता है वो आपके पास जो है इसी में होता है। और यूजुअली जो लाइट रिएक्शंस होता है वो आपके पास इन्हीं फोटो सिस्टम्स के अंदर होता है, जो कि किसका बना होता है, बाय द क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल। जो बाय द क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसमें क्या होता है, ये जो फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वही बात जो मैं कहती हूँ बार बार कि फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे आपके पास लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद ये जो है आपके पास क्या करते हैं, ये आपके पास जो है एक्साइट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं और इनको हायर एनर्जी में ले जाते हैं। और जो जब वापस लोअर एनर्जी की तरफ आते हैं स्टेबल होने के लिए, तो ये जो है क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि आपके पास एटीपी फॉर्मेशन में काम आता है। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रम स्टडी किए, और उन सब को किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमने स्टडी किया। उनको इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हमने मेजर किया कि ये वेवलेंथ्स हुए हैं, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, जो वॉयलेट कलर उसका अलग वेवलेंथ है, हमारे पास रेड कलर उसकी अलग वेवलेंथ है। तो इन सब वेवलेंथ के डिफरेंट इफेक्ट को हमने स्टडी किया है। अगले लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे। आज मैं फिर आपको बता देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज जो है हमने सबसे पहले फोटोसाइंथेसिस के बारे में पढ़ा। हमने बोला ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम ग्लूकोज का नाम देते हैं। फिर हमने बोला कि रोल ऑफ लाइट क्या होती है हमारे पास फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की वो हमने विजिबल लाइट को डिस्कस किया। विजिबल लाइट के बाद लाइट के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमने इंपॉर्टेंट चीज स्टडी की वो हमने स्टडी की रोल ऑफ फोटोसाइंथेसिस पिगमेंट। फिर उसमें कैरोटीनॉइड्स को स्टडी किया, क्लोरोफिल के टाइप्स, स्पेसिफिकली क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल सी एंड डी, और ये इसकी सिर्फ आपको बताया कि किन किन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमने बताई वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल के बारे में बताया, और स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको बताया। खैर, आगे जो है हम लोग गए, फिर हमने जो है डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी स्टडी किया, और एंड में हमने फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट्स का काम स्टडी किया कि फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट हमारे पास फोटो के सिस्टम्स बनाते हैं, और क्लस्टर्स ऑफ फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट आप फोटो सिस्टम बनाते हैं, और आपको जो है वो एनर्जी यील्ड करते हैं बाय द एक्साइटेशन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन। सही है, ये आपके पास आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में है जो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। आगे जो है इसकी एक्सटेंशन देंगे कि फोटोसाइंथेसिस में हमारे पास वाटर का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, और जो है फर्दर हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर आप प्रिपेयर रहे, और अगेन हर चैप्टर से जैसे टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले वो केमिस्ट्री की 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर लाजमी पढ़ लें, ताकि आप रिवाइज होते जाए और आपको ये वाले लेक्चर समझ आते जाएँ। मेरी तरफ से इतना ही। शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, डिटेल क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ताकि आपके जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स डेवलप हों और आप जो है पेपर के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकें। अपने घर वालों के साथ डिस्कस करें, और जो है मेरी तरफ से जिम्मेदारी ख़त्म हुई। यहाँ पर आप पर जिम्मेदारी आई होती कि आप आइदर कैसे पढ़ते, या आप पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते लेक्चर लेने के बाद। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।